तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 मार्च को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। इस आर्टिकल में हम एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। जो ट्रेंड्स दिए गए हैं इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी के, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो डेटा दिया हुआ है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मीट ट्विन स्टार ऑफ द यूनिवर्स विच गॉबल अप प्लैनेट्स। इसमें हम ट्विन स्टार्स के बारे में बात करेंगे। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो है द सीएए मुस्लिम एक्सक्लूजन एंड द लेंस ऑफ राइट। इसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन सीए, उसके लिए 2 पॉइंट्स जो है तैयार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। और आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स 2024 के लिए यार इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम इंडिया में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। जो डेटा है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिसर्च ने रिलीज़ किया है और डेटा 1922 से लेकर के 2022 के बीच का जो इनकम इनइक्वालिटी है उसके ट्रेंड के बारे में बात कर रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। प्री में डायरेक्टली आपसे ट्रेंड्स पूछे जाते हैं कि पिछले 10 साल में जो इनकम इनइक्वालिटी है वो स्टेडली इंक्रीज़ हो रही है, स्टेडली डिक्रीज़ हो रही है, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है प्री के पर्सपेक्टिव से भी। मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, एक तो यार डेटा आपका नंबर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया में जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव है, क्या सारी पॉपुलेशन को जीडीपी जो बढ़ रही है, ग्रोथ नंबर जो दिख रहे हैं उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको आप सब्सटेंशिएट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे और उसमें आप ये इनइक्वालिटी का डेटा डालेंगे। कुछ ही पॉपुलेशन है जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बाकी जो लोअर स्टेटा की पॉपुलेशन है उनकी इनकम नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करने में ये डेटा आपके काम आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी एड्रेस करेंगे। व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया। इस क्वेश्चन को मेंस के हम लोग क्या करेंगे, इसी आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है रिसर्चर का, उन्होंने इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी का डेटा रिसेंटली रिवील किया है, जिसमें यह बताया गया है कि इनिशियली जो इनइक्वालिटी थी इंडिपेंडेंस के बाद से 1980s तक कम हुई है और उसके बाद से 1991 के बाद से स्पेशली स्काई रॉकेटेड है, बहुत तेज़ी से इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी जब भी हम बात करेंगे तो 2 तरह की इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। पहली इनइक्वालिटी होगी इनकम बेस्ड इनइक्वालिटी और दूसरी होगी वेल्थ बेस्ड इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमॉन्ग इंडिविजुअल और हाउस होल्ड विद इन अ पॉपुलेशन। इनकम इनइक्वालिटी मतलब जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन के बीच में वो कितना अनइक्वल है, इसको हम जब मेजर करेंगे तो अनइक्वल तो हमारी इनकम इनइक्वालिटी आएगी। और जब हम वेल्थ को मेजर करेंगे, वेल्थ मीन्स जैसे कि आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, स्टॉक हैं, ये सारी चीज़ें वेल्थ में आती है, एसेट्स में आती है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी में हम लोग क्या मेजर करेंगे कि जो टोटल ओवरऑल वेल्थ है वो पॉपुलेशन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और कितना गैप है टॉप 1% में और बचे हुए रेस्ट ऑफ द 99% में कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेल्थ का। ये सारी चीज़ें मेजर की जाती है, इसको हम बोलते हैं वेल्थ इन इक्वालिटी। ये दोनों चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ अ पेरिस बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो ये एक पेरिस बेस्ड ग्लोबल रिसर्च सेंटर है जिनका मेन फोकस रहता है ऑन द स्टडी ऑफ इनइक्वालिटी एंड पब्लिक पॉलिसीज दैट सपोर्ट, प्रमोट
सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट जस्टिस। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा WIL 1 इक्वलिटी लैब के बारे में हो गया। ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आपको। ठीक, जो डेटा लिया जा रहा है इस आर्टिकल में वो एक रिसर्च पेपर का है, जिसे किसने पब्लिश किया है? नितिन कुमार भारती ने, थॉमस पिकेटी ने, अनमोल सोमांची और लुकास शेंशल ने। ठीक, तो ये चारों लोगों ने एक रिसर्च पेपर रिसेंटली पब्लिश किया है जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 टू 2023, द राइज ऑफ बिलियनायर राज। इस तरह का जो पेपर है, इस नाम का जो पेपर है वो पब्लिश किया गया है ये चारों ऑथर्स के द्वारा, और इसी से रिलेटेड डेटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेनली अपने को सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है, वेल्थ इनइक्वालिटी क्या होती है। अब नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है ग्रोथ इन एवरेज इनकम। एवरेज इनकम इंडिया की किस तरीके से बढ़ रही है? बिटवीन 1960 एंड 2022 द एवरेज इनकम ऑफ इंडिया ग्रो एट 2.6% पर ईयर इन रियल टर्म्स। मतलब क्या है? 100 रुपये तो 1960 में इनकम थी तो 102.6 रुपीज़ 1961 में होगी, फिर इसका 2.6%, फिर नेक्स्ट 2.6%। इस तरीके से जो रियल ग्रोथ है ना, रियल की बात कर रहे हैं, इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जा रहा है। तो 2.6 पर ईयर रियल टर्म्स में जो इनकम है, एवरेज इनकम ऑफ इंडियन, वो इंक्रीज हो रही है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। 1960 से 1990 के बीच में जो रियल ग्रोथ इनकम थी वो कितनी थी? केवल 1.6% ईयर थी। और फिर लिबरलाइजेशन के बाद वाला जो ईयर है उसमें एवरेज इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ी है, 3.6% पर ईयर बढ़ी है। और इसमें भी जहाँ सबसे ज़्यादा इनकम बढ़ी है वो कौन से ईयर्स थे? 2005 से 10 जो UPA के टाइम का था, और UPA प्लस NDA के टाइम का जो ईयर था 2010 से 15 के बीच में, जब इनकम जो है फास्टेस्ट ग्रो हुई है 4.3% और 4.9% पर ईयर रिस्पेक्टिवली। ये एवरेज इनकम, रियल इनकम की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनकम का ट्रेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जो वेरी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उनके नंबर्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 1991 में केवल 1 बिलियनर था, 11 में टोटल 52 थे, और 2022 में 162 बिलियनर हो चुके हैं। तो जो बिलियनर्स का नंबर है वो भी बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। अब टैक्स पेयर की बात करते हैं। टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स रिटर्न करने वाले की पॉपुलेशन की बात कर ली जाए तो 1990s तक जो इनकम टैक्स भरते थे केवल 1% पॉपुलेशन इनकम टैक्स भरती थी। 2011 में टोटल 5% ऑफ अडल्ट पॉपुलेशन जो है ITR भर रही है, और 2017 से 20 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9% पॉपुलेशन जो है ITR फॉर्म भर रही है। ITR भरने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सारे लोग टैक्स दे रहे होंगे, कुछ रुपीस सरकार को दे रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोगों की जो इनकम है वो 5 लाख 6 लाख के आसपास होगी, और 5 लाख 6 लाख जो इनकम होती है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और फिर भी लोग ITR भरते हैं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न तो भर रही है लेकिन वो उस स्लैब में नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वो किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं। जो कम इनकम वाले लोग हैं वो मेनली इसमें आते हैं। ठीक, तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो ITR भरने की है वो 9% है, लेकिन एक्चुअल में जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ मनी दे रहे हैं सरकार को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो 5 या 6% के आसपास पॉपुलेशन है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। 2022-23 का यहाँ पर डेटा लिया गया है। द परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम दैट वेंट टू टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन वॉज 22.6। क्या कह रहा है ये? अगर 100 रुपये नेशनल इनकम है तो टोटल 1% लोग ऐसे हैं जो टॉप के 1% हैं, अंबानी अदानी टाइप के, उनके पास इस 100 रुपये का कितना रुपए आ रहा है? 22 रुपये लगभग इस 1% पॉपुलेशन के पास आ रहा है। टोटल इनकम 100 रुपये है, उसमें 22 रुपये केवल 1% ऑफ पॉपुलेशन कमा रही है। ये सारा पैसा 1% ऑफ पॉपुलेशन के पास है। सिमिलरली ये इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। अब अगर वेल्थ की बात करें तो जो टॉप 1% है उनकी वेल्थ 40% है। अगर वेल्थ एसेट की बात करें तो मान लीजिए 100 ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें 40 प्रॉपर्टी किसके पास होगी?
टॉप 1% लोगों के पास होगी। ये जो नंबर है हाईएस्ट लेवल है सिंस 1961। 1961 के बाद जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो अपने चरम सीमा पर है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम वेल्थ एट द वेरी टॉप। 1961 और 2023 के बीच में जो टॉप 1% रिचेस्ट हैं इंडिया के, उनकी जो वेल्थ है वो 3 फोल्ड इंक्रीज हुई है। 1961 में उनकी जो वेल्थ थी वो 13% थी और 2023 में उनकी वेल्थ जो है ऑलमोस्ट 40% हो गई है। इसका मतलब क्या है, वही जो अभी मैंने आपको समझाया, टोटल 100 प्रॉपर्टी या एसेट है, उसमें से 40 प्रॉपर्टी सिर्फ 1% पॉपुलेशन होल्ड कर रही है। 60 जो एसेट होंगे या लैंड के टुकड़े होंगे वो कौन होल्ड कर रहा होगा, वो 99% पॉपुलेशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल की इनइक्वालिटी है इंडिया में। नेक्स्ट अगर बात करें इनकम इनइक्वालिटी ग्लोबली, इस पेपर में कंपैरिजन भी किया गया है इंडिया की इनइक्वालिटी और बाकी कंट्रीज़ की इनइक्वालिटी यहाँ पर ली गई है। कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर से कंपैरिजन करें हमने, ब्राज़ील, चाइना, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। ठीक, तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि फ्रांस, यूके और यूएस, और इमर्जिंग कंट्रीज़ भी हैं जो अभी डेवलप हो रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं, और इसमें एक कम्युनिस्ट कंट्री भी है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट कंट्री में जनरली उनका बेसिस यही होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो नहीं होना चाहिए। तो चाइना एज अ कम्युनिस्ट कंट्री वो भी है, इनके बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम जो इनकम इनइक्वालिटी है टॉप 10% पॉपुलेशन को यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। टॉप 10% पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो साउथ अफ्रीका एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसके टॉप 10% लोग 65 के आसपास, 66 के आसपास टोटल इनकम का इनकम इन 10% लोगों के पास है। इसका मतलब क्या है, टोटल 100 रुपये अगर देश की इनकम है तो 60-65 रुपये जो है केवल 10% लोग ओन करते हैं। बचे हुए 90% लोगों के पास जो बची हुई इनकम है 30-35 रुपये वही उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इंडिया पीछे नहीं है, टॉप 10% में इंडिया सेकंड नंबर पर है। ऑलमोस्ट 58 जो है परसेंट टॉप 10% के जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास टोटल इनकम का 58% ये 10% लोग कमा रहे हैं। और सेकंड नंबर पे इनकम इनइक्वालिटी में इन 6 कंट्री में कौन आ रहा है, इंडिया आ रहा है। लेकिन अगर मैं टॉप 1% ले लूँ, जो टॉप 1% रिचेस्ट लोग हैं उसमें इंडिया टॉप पर आ जाता है और टॉप 1% में टोटल इनकम का 22.6% जो है इनकम किसके पास आ रही है, केवल टॉप 1% के लोगों के पास आ रही है। 99% लोगों के पास 78% इनकम है जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक, तो इंडिया टॉप 1% में इनकम इनइक्वालिटी में टॉप पर है बाकी कंट्री के कंपैरिजन में, और ये डेटा आप लिख सकते हैं, अपने ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इंडिया ये नहीं बोल सकता कि अभी हम डेवलप हो रहे हैं तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी और उसके बाद कम होगी, जो कि इन्वर्टेड यू कर्व होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपकी ब्राज़ील है वो भी इमर्जिंग कंट्री है, चाइना है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो रही है, लेकिन वहाँ इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो ऐसी कंट्री से हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्थ इनइक्वालिटी ग्लोबली। ठीक, तो जैसे हमने इनकम इनइक्वालिटी कंपेयर की है उसमें वेल्थ इनइक्वालिटी हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें इंडिया का थोड़ा बेटर पोजीशन है, यहाँ पर इंडिया बीच में आ रहा है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी है, उसके बाद ब्राज़ील में है, यूएस में है, फिर इंडिया है, फिर चाइना, फ्रांस और यूके। स्टिल चाइना से अगर हम बात करें तो चाइना से इंडिया अभी इनइक्वालिटी में ऊपर है, और अभी तो इतनी ज़्यादा वेल्थ हमने इकट्ठी भी नहीं की है, अभी तो इतना ज़्यादा वेल्थ अपनी बढ़ भी नहीं रही है। चाइना तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है कि इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी कैसे हम कम कर सकें। अब पॉलिसी सॉल्यूशन क्या है, एक सुपर टैक्स लगाने की ज़रूरत है। किसके ऊपर, जो बिलियनायर्स हैं, मल्टी मिलियनायर्स हैं, इनके ऊपर सुपर टैक्स लगाना ज़रूरी है। 1%, 2%, 5% का सरचार्ज लगाना बहुत ज़रूरी है। जिनकी इनकम 100 करोड़ से ऊपर है, 200 करोड़, 1000 करोड़, बिल्कुल इनके ऊपर 2%, 3% टैक्स एक्स्ट्रा लगा करके हम
बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर सकते हैं थ्रू वेलफेयर स्कीम, और एजुकेशन और हेल्थ अपॉर्चुनिटी इक्वली प्रोवाइड कर सकती है सरकार। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अभी हम सिर्फ इनकम पर टैक्स लगाते हैं, अब हम लोग वेल्थ पे भी टैक्स लगा सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आप लोग ये सजेशन भी दे सकते हैं अपने आंसर में। ठीक, अब बात कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। फर्स्ट कॉजेज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हिस्टोरिकली ओवर जनरेशन। ठीक, तो इंडिपेंडेंस के पहले की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश एरा में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, जैसे कि ज़मींदार। 500 एकड़ 1000 एकड़ होना बहुत बड़ी बात नहीं थी साहूकार लोगों के पास। उसके अलावा मनी लेंडर्स हुआ करते थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो वेल्थ जो इनइक्वालिटी है वो हिस्टोरिकली है इंडिया में। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो कि सर्विस में थे, ब्रिटिश राज के अंदर जॉब करा करते थे, तो ये लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में सफल रहे आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा एजुकेशन इनकी फैमिली को मिलता रहा और ये लोग जॉब में रहे। तो इनकम इनइक्वालिटी इस हिस्टोरिकली इस कारण से है। नेक्स्ट बात करें, जो कॉजेज है वो है इनएडिक्वेट लैंड रिफॉर्म। बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ था। हमने कोशिश तो की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके लैंड का, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बहुत अनेक तरह के इसमें लीगल और कई तरह के ऑब्स्ट्रक्शन आने लगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं था, जिसके कारण अभी भी जो वेल्थ है वो कुछ ही साहूकार और ज़मींदार लोगों के पास बची हुई है। ठीक, तो इनएडिक्वेट लैंड रिफॉर्म एक बहुत बड़ा रीज़न है। केरला और वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी स्टेट में लैंड रिफॉर्म प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए नहीं गए। नेक्स्ट क्या है, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रल जो बॉन्ड्स वाला इशू हुआ था उस समय। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, नेक्सस बिटवीन बिजनेस पर्सन एंड पॉलिटिशियन। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये पॉलिटिशियन को चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और पॉलिटिशियन जो है ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि पर्टिकुलर सेट ऑफ बिजनेस मैन को बेनिफिट हो, और फिर यही लोग जो है पैसा कमाते रहते हैं। करप्शंस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं और कुछ ही लोगों के पास पूरी इनकम और वेल्थ शिफ्ट होती जाती है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग कंट्री का फीचर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज इसी फेज से गुजरती है, और आज भी ये क्रोनी कैपिटलिज्म हमें देखने के लिए इंडिया में मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक, इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्सेशन, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी के, लेकिन जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी के। आज भी इंडिया में 50% जो रेवेन्यू है वो इनकम टैक्स वो बेसिकली आपका किससे आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब 50% जो रेवेन्यू है वो रिग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज के कारण आ रहा है। तो ये जो टैक्सेशन पॉलिसीज है वो प्रोग्रेसिव ना होते हुए रिग्रेसिव है, जिसके कारण जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो अभी भी बनी हुई है। अभी भी लोग जो है खूब सारा वेल्थ इकट्ठा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी नेट। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, एक लेबर 60 साल की उम्र तक काम करता है, जब तक शरीर साथ देता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। अब उसके पास किसी भी तरह की पेंशन नहीं आ रही, किसी भी तरह की इनकम नहीं आ रही, तो सोशल सिक्योरिटी नेट ना होने के कारण इनकम जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसी वेलफेयर स्कीम लाने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार ने काफ़ी स्कीम चला रखी है, स्टिल बहुत सारे लोग अभी सोशल सिक्योरिटी नेट के बाहर हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही मूवी एक्टर हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दोनों एक ही मूवी में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आलिया भट्ट की जो इनकम होगी, जो वेज होगी, वो कम होगी, और उस मूवी के लिए रणवीर कपूर को ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। महिलाओं को सेम काम करने के लिए कम इनकम दी जाती है पुरुषों से, और ये जो है एक प्री ऑक्यूपाइड नोशन है, स्टीरियोटाइपिंग बना के रखी गई है, जिसके कारण ये चीज़ें चली आ रही है। हालांकि आर्टिकल 39 में 39D की अगर बात करें, उसमें क्लियर कट प्रोविज़न दिए हुए हैं कि सरकार जो है कोशिश करेगी कि
मैन और वुमेन को सेम काम के लिए इक्वल वेजेस मिले, उसके लिए इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट बनाया गया था। रिसेंटली जो 4 लेबर कोड है उसमें भी ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी जो सोशल नॉर्म है, सोसाइटी में जो चीज़ें चली आ रही है, उसके कारण जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के कारण इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट वेल्थ इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, तो इसे समझना उतना डिफिकल्ट नहीं है। SC ST कैटेगरी की बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज भी अनटचेबिलिटी फेस कर रही है, स्पेशली रूरल एरिया में, विलेज एरियाज़ में। शहरों में ये चीज़ें कम हो गई है, लेकिन रूरल एरिया में आज भी ये डोमिनेटिंग फीचर है। आर्टिकल 17 के अंदर एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कर दी गई थी, उसके बाद भी ये चीज़ें आज भी प्रैक्टिस की जा रही है। मान लीजिए कोई SC कैटेगरी का पर्सन है, वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है उसके साथ कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा है। अगर वो एजुकेशन नहीं लेगा तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो वो ऊपर इकोनॉमिक लैडर में ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इस तरीके से जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण कुछ सर्टेन कास्ट के लोग नीचे ही रह गए हैं इकोनॉमिक लैडर में, बिकॉज ऑफ देयर एफिलिएशन टू सर्टेन कास्ट। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया में SC ST के आप जब भी डेटा निकालेंगे तो उनकी जो ओवरऑल इनकम है वो भी बहुत कम होती है, और इकोनॉमिक लैडर में उनका ऊपर की तरफ मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन का कम है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये क्वेश्चन भी उठाए थे कि जॉइंट सेक्रेटरी या फिर कैबिनेट सेक्रेटरी में हमेशा ऊपर कास्ट के लोग ही क्यों होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो प्रमोशन है वो हमेशा ऊपर कास्ट के लोगों का ही क्यों होता है, SC ST कैटेगरी के लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाया जाता है। इस तरह की चीज़ें भी सवाल उठाए जा रहे हैं आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इंडिया में रियलिटी है। ठीक, नेक्स्ट है वेज गैप बिटवीन द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जब से LPG हुआ है, LPG का मतलब सिलेंडर नहीं है, 1991 के रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब से ये हुआ है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के बीच में जो वेज का गैप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है ना। जो आपके जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले, IT सेक्टर में काम करने वाले, इनकी जो इनकम है वो करोड़ों में है, और जो जनरल लेबर है उनको, जो किसान है उनको 8,000, 9,000, 10,000 रुपये महीना जो है वो कमा पा रहे हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है स्किल और अनस्किल लोगों में। और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, ये सबसे बड़ा रीज़न है, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। अगर इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी शुरुआत से ही अच्छी दी जाती तो इतना ज़्यादा जो ओवरऑल इनइक्वालिटी बढ़ी है पिछले 75 सालों में, आज ये नहीं होती। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है RTE के अंदर क्या करने की, सारे लोगों को एजुकेशन देने की, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे कुछ कॉजेज़ हो जाएंगे। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे यार। पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है, डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। बिल्कुल, जो इकोनॉमिक लैडर में ऊपर होगा, जो चंदा दे सकता है बेसिकली, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, पैसा बहुत लगता है चुनाव लड़ने के लिए। तो वो लोग जो कि इकोनॉमिक लैडर में बहुत ऊपर हैं, टॉप 1% या टॉप 10% में आते हैं, वही लोगों का जो इन्फ्लुएंस होगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो कहीं ज़्यादा होगा। तो इसमें भी डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी। दूसरा, एजुकेशन और हेल्थ डिस्पैरिटी, ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। जो गरीब तबके का लोग होंगे उनके बच्चे जो है कहाँ जाते हैं, पब्लिक स्कूल में जाते हैं, और जो रिच होते हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, DPS और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी होने के कारण एजुकेशन और हेल्थ डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब ये लोग अच्छा एजुकेशन लेंगे, बढ़िया अंग्रेजी सीखेंगे, तो ये तो ऑब्वियस है कि ये जो है जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी उसमें अच्छा करेंगे, जब भी IIT का पेपर होगा तो यही लोग सिलेक्ट होंगे। तो जो पीछे हैं वो और पीछे रह जाते हैं, जो आगे हो रहे हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल कोहेशन स्ट्रेन। जो सोसाइटी में लोग पीसफुली रह रहे हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में जो ट्रस्ट है उसमें तनाव पैदा हो सकता है। कौन सी सिचुएशन हो सकती है, हैव और हैव नॉट वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हैव और हैव नॉट की थ्योरी किसने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी। क्या कहा था कि 90% जो एसेट हैं वो कौन ओन करता है,
कैपिटलिस्ट क्लास करती है, और जो वर्किंग क्लास हैं जिनकी 90% पॉपुलेशन है वो केवल 10% जो है इनकम या फिर एसेट होल्ड कर रहे हैं। ऐसे में क्या सिचुएशन आ गई, दे हैव ऑल द वेल्थ, दे हैवंट एनी वेल्थ और इनकम। तो यहाँ हैव और हैव नॉट वाली जो क्लासेस हैं वो एक अलग क्लास बन जाएगी, और फिर इनके बीच में जो क्लैशेस होंगे वो इनेविटेबल होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, रिवॉल्यूशन होगा, और उसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी आ सकती है, तख्ता पलट भी हो सकता है, जैसे कि रशिया में कम्युनिज्म आया था, उस तरह की थ्योरी यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन एक अगर ऐसा नहीं भी होता है तो बहुत सारी सोसाइटी में अनरेस्ट ज़रूर हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो जिनके पास पैसा नहीं है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग जाएंगे, तुरंत पैसा कमाने की चाहत में इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, प्लस रॉबरी और कई तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं सोसाइटी में वो भी बढ़ेगी। तो पीसफुल सोसाइटी से अनरेस्ट वाली सोसाइटी में ट्रांजिशन हो जाएगा अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, इट विल ऑल्सो लीड टू इम्पीड द सोशल मोबिलिटी। ठीक, लोग इकोनॉमिक स्टेटस में ऊपर जाते हैं तो सोशल स्टेटस उनका बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन अगर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी तो जो बाकी लोग हैं जो कि या कास्ट के कारण या जेंडर के कारण ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है क्योंकि इनकम उनकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, और सोशल मोबिलिटी में भी वो ऊपर अपर लेडर पर नहीं आ पाएंगे, उनका स्टेटस ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है, इट विल हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ एज इट इम्पैक्ट परचेसिंग पावर ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टोटल 10 लोग हैं और एक पर्सन के पास जो है 91 रुपये मैंने दे दिए और बाकी सबके पास 1-1 रुपये। ठीक है, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब सबके पास 1-1 रुपये है तो ये 1-1 रुपये में क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना पेट भरेंगे, जितना एसेंशियल चीज़ है जीने के लिए उस पर ये खर्चा करेंगे। ये 91 रुपये वाला आदमी क्या करेगा, ये 91 रुपये वाला आदमी वेस्ट करेगा पैसे को, लग्जरी आइटम, कार खरीद रहा है, मर्सिडीज खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें ये करेगा। एसेंशियल चीज़ें तो लेगा ही, 1 रुपये में जो आ रहा है वो ले लिया, फिर बचे हुए 90 ये वेस्ट करेगा। लेकिन अगर मैं इन लोगों को 9-9 रुपये और दे दूँ इससे निकाल करके, तो ये लोग काय में खर्चा करेंगे, ये अभी भी एसेंशियल गुड में खर्चा करेंगे। खाना पीना इनने 1 रुपये में ले लिया, अब इनको और काय क्या की ज़रूरत है, तेल की ज़रूरत है, साबुन की ज़रूरत है, कंघी की ज़रूरत है। तो ये सारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा अगर हम क्या करते हैं, इनकम इनइक्वालिटी कम करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक, ये अकेला लेता है साबुन तो क्या करता है, 1 साबुन, 2 साबुन, 3 साबुन लेता, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर इनकम सभी पे बढ़ा दी तो अब 10 साबुन बिकने लगी, तो इंडस्ट्री क्या करेगी, साबुन की, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो समझ में आ रहा है इनकम इनइक्वालिटी से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा किस तरीके से हिंडर हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट आर्टिकल है द सीए मुस्लिम एक्सक्लूजन एंड द लेंस ऑफ राइट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पर से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। CA आपको पूछा जा सकता है प्री में, और जो CA के रूल्स हैं नोटिफाई किए गए हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो ये रूल्स हम लोगों ने अलग से डिस्कस किए थे, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाके ये वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसमें हम मेंस रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एग्जामाइन CAA 2019। ठीक है, अब जब ये क्रिटिकली एग्जामाइन वर्ड लिखा रहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या है, आपको आंसर में क्या लिखना होगा, जो CA है इसके प्रॉज लिखने होंगे और कॉन्स लिखना होगा। आपको प्रॉपरली एग्जामाइन करना है क्रिटिकली, तो इसमें आप कॉन्स भी लिखेंगे, और कॉन्स के अपने को 2 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, कौन से पॉइंट हैं अभी देखते हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल। रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 2 रीज़न की बात की थी जिसके कारण मुस्लिम का एक्सक्लूजन किया गया है CAA एक्ट के अंदर। ठीक, कौन कौन से रीज़न है, पहला जो प्राइमरली रीज़न है वो है पार्टीशन। उनके हिसाब से मुस्लिम्स के कारण ये पार्टीशन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग अलग कंट्री बनी थी। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तीनों, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों इस्लामिक स्टेट्स हैं, ये सेक्युलर स्टेट तो है नहीं। और CAA का बेसिस क्या है,
रिलीजियस परसिक्यूशन। तो मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में बीइंग अ मुस्लिम परसिक्यूट नहीं हो सकते, उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम्हें हम मार रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वो तो है ही इस्लामिक स्टेट। लेकिन हिंदुओं के साथ, सिख के साथ, क्रिश्चियन के साथ, पारसीज के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए सी एक्ट के अंदर क्या किया गया है, मुस्लिम को एक्सक्लूड किया गया है। ये एक लॉजिकल आर्गूमेंट भी है। ठीक, तो इन दोनों आर्गूमेंट के अगेंस्ट में कुछ आर्गूमेंट राइटर ने इस आर्टिकल में दिए हैं, जो आप अपने कॉन्स में लिखेंगे। जब आप क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। पहला जो इसमें रीज़न दिया है वो है पार्टीशन का। तो वो जो पार्टीशन है उसके लिए क्या पूरे मुस्लिम एंटायरली रिस्पॉन्सिबल थे या फिर सिर्फ मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल थे, तो ऐसा कहना गलत होगा। जो पार्टीशन था वो मुस्लिम एलाइट ड्रिवन प्रोजेक्ट था। जो मुस्लिम एलाइट्स थे, जैसे कि जिन्ना लोग, जो एकदम अपर पॉलिटिकल उसमें लेडर में एकदम टॉप पे थे, सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रोजेक्ट था, उनको पावर ग्रास्प करनी थी। लोकल लोगों का इसमें कोई संबंध नहीं था। इनफैक्ट ऐसे कई जो है पॉलिटिकल लेडर में टॉप पर लोग थे जो कि इसका अपोजिशन भी कर रहे थे, जैसे कि आपके खान अब्दुल गाफर खान हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, शेख अब्दुल्ला हो गए, और कई रिलीजियस लीडरशिप थी देवबंद स्कूल की जो कि पार्टीशन के अगेंस्ट में थी। तो एंटायरली ये कहना कि सारे के सारे मुस्लिम्स ने क्या किया, सपोर्ट किया पार्टीशन को, ये बिल्कुल गलत होगा। और सिर्फ मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टीशन के लिए, ये कहना भी गलत होगा। ठीक, दूसरा, उस समय कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था। ये भी कहा जाता है कि जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान की तरफ सारे मुस्लिम चले गए, ऐसा भी कहना बहुत गलत है। ठीक, उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इंडिया सेक्युलर स्टेट बनेगा, क्या इंडिया सेफ रहेगा मुस्लिम के लिए। अगर वो एक कन्फ्यूजन वाला एनवायरनमेंट नहीं होता तो हो सकता है कि बहुत सारे मुसलमान यहीं रुकते और यहीं रहना भी चाहते। ठीक, जो उधर गए थे पाकिस्तान तरफ। और जब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हुआ और क्लैरिटी आई लोगों को, मुस्लिम्स को भी, तो उन्होंने इंडिया में रहना ऑप्ट किया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लोग हैं वो उस समय जॉब के लिए अप्लाई कर चुके थे पाकिस्तान में। पार्टीशन के बाद उन्हें कहाँ जाना था, पाकिस्तान में जाके जॉब करना था। उसमें से ऑलमोस्ट 19,000 ऐसे पर्सनल हैं जो कि क्लैरिटी मिलने के बाद कि इंडिया में उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके साथ किसी तरह का परसिक्यूशन नहीं होगा और इंडिया में वो सेफ़ हैं, सेक्युलर कंट्री बनेगी इंडिया। ये जब क्लैरिटी मिली, एक ऑर्डर निकाला गया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के कहने पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं उनके लिए सब कुछ बढ़िया रहेगा, सेफ़ रहेगा। उसके बाद से 19,000 के आसपास जो पर्सनल हैं उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला लिया। 16,000 ऐसे मुसलमान थे जो कि अप्लाई कर चुके थे पाकिस्तान में जाने के लिए, जो ऑफिशियल्स थे। लेकिन इस ऑर्डर के बाद 13,000 मुस्लिम वापस जो है उन्होंने अपना माइंड को चेंज किया और दोबारा इंडिया ने उन्हें री एम्प्लॉय किया। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो मुसलमान वाला ये आर्गूमेंट दिया जाता है कि जैसे ही पाकिस्तान बना सारे के सारे मुस्लिम उधर निकल गए, ये कहना भी गलत होगा। दूसरा जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो है कि मुस्लिम कंट्री में परसिक्यूशन नहीं हो सकता मुसलमानों का। यहाँ से जो लोग गए, जो मुस्लिम्स पाकिस्तान गए, उनको अभी भी उनके साथ परसिक्यूशन होता है। और एक कम्युनिटी है अहमदियास, ये जो सेक्ट है इनके साथ बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है आज भी पाकिस्तान में। इन्हें काफिर माना जाता है। बहुत सारे वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो इंडियन मुसलमान हैं, उनको सच्चा मुसलमान नहीं मानते हैं, जो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो उनके साथ भी तमाम तरह का परसिक्यूशन आज भी हो रहा है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे फिजिसिस्ट प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जो कि अहमदिया थे, उनके साथ भी जो है कहीं ज़्यादा परसिक्यूशन उन्हें सिर्फ इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि वो अहमदिया कम्युनिटी से आते हैं। और जो शियाज़ हैं पाकिस्तान में, उनका भी ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान है वो सुन्नी ड्रिवन प्रोजेक्ट है और इसको सुन्नी कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उनका परसिक्यूशन भी यहाँ पर सुन्नीस के द्वारा बहुत होता है। ठीक, तो सेक्टेरियन भी है और मुस्लिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा है, जो लोग इंडिया के मुस्लिम जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान गए थे। तो ये कहना कि चूँकि ये इस्लामिक स्टेट है इसलिए यहाँ पर मुस्लिम्स का परसिक्यूशन नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से गलत होगा अगर हम इस आर्गूमेंट को देखते हैं। तो ये आपके पास दो आर्गूमेंट हो गए अपना कॉन्स लिखने में, और उसमें आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम को इंक्लूड किया जा सकता था और उसका ये रीज़न है, एक तो इंडिया सेक्युलर स्टेट है, दूसरा वहाँ पर अहमदिया लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन हो रहा है। और कंपैशन ग्राउंड पे
है ना। हमने एक रूल्स वाले उसमें पढ़े थे जो कांग्रेस के समय था 2019 में, कि कंपैशन के ग्राउंड पे किसी भी कम्युनिटी के लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है, उन्हें सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ये वाला एक ग्राउंड रखा जा सकता था। ऐसे आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है मीट ट्विन स्टार ऑफ यूनिवर्स विच गॉबल अप प्लैनेट्स। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्विन स्टार्स के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। रिसेंटली इन द न्यूज़ क्या है ट्विन स्टार, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो रिसेंट स्टडी हुई है इससे रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। जो प्लानिटरी सिस्टम है, सन और उसकी जो सिबलिंग प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है हमें एक अलग लेवल की स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ये स्टार है और अपने भी ये बाकी सब क्या हैं, आपके प्लैनेट हो जाएंगे। ठीक, ये सोलर सिस्टम है और ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 4.5 बिलियन ईयर से। ये जब से एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से ये रिवॉल्व कर रहे हैं और रिमार्केबल स्टेबिलिटी हमें इस सिस्टम में देखने को मिल रही है। लेकिन हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है वो हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने सालों तक के जो प्लानिटरी सिस्टम हैं वो स्टेबल रहें। और ऐसे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो स्टार्स हैं वो अपने ही प्लानिटरी सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं। ये जो आपके प्लैनेट हैं वो धीरे धीरे करके किस में कोलैप्स हो रहे हैं, अपने ही स्टार में कोलैप्स हो रहे हैं। तो जो रीसेंट एग्जामिनेशन किया गया था 91 पेयर ऑफ स्टार्स का विथ मैचिंग साइज एंड केमिकल कंपोजिशन, उसमें ये साइंस देखने के लिए मिले हैं कि ये जो स्टार्स हैं ये अपने ही सिबलिंग प्लैनेट्स को इंजेस्ट कर रहे हैं। क्या है ये ट्विन स्टार, इसकी बात कर लेते हैं। जो 91 पेयर ऑफ स्टार्स की बात कर रहे हैं ये सारे के सारे ट्विन स्टार्स थे। तो एक्चुअल में ट्विन स्टार होते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको यूपीएससी प्री में ये पूछा जा सकता है। इट इज़ अ पेयर ऑफ स्टार दैट फॉर्म विद द सेम इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द कोनेटल स्टार। ठीक, तो ये जो पेयर ऑफ स्टार्स हैं, है ना, दोनों ट्विन स्टार की बात कर रहे हैं तो दो स्टार की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों पेयर हैं इनका जो फॉर्मेशन है वो सेम इंटरस्टेलर क्लाउड से हुआ है, सेम डस्ट और गैस से इनका जो है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये है, इसलिए इन्हें कोनेटल स्टार्स कहा जाता है। दूसरा क्या है, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है ऑलमोस्ट सेम होगा। मतलब हीलियम इसमें है तो हीलियम इसमें भी होगी, 90% इसमें है तो 90% इसमें भी होगी। तो केमिकल कंपोजिशन भी इन ट्विन स्टार का ऑलमोस्ट सेम होता है, केमिकल मेकअप एकदम सेम होता है। इनका जो मास होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम होगा और इनकी जो एज होगी वो भी सेम होगी। इसका मतलब क्या है, ट्विन स्टार एक साथ पैदा हुए हैं, एक ही वजन के हैं, एक ही केमिकल कंपोजिशन है और एक ही सेम इंटरस्टेलर क्लाउड में पैदा हुए। इंटरस्टेलर का मतलब क्या होता है, स्पेस बिटवीन द स्टार। ठीक है, ये मूवी देखी होगी ना इंटरस्टेलर, हाँ। तो एक ही बेसिकली आपकी गैलेक्सी में ये सारे स्टार्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो पेयर हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे अपनी गैलेक्सी में, लेकिन दे आर नॉट बाइनरी सिस्टम। ये जो है बाइनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, दोनों ग्रेविटेशनली एक दूसरे से बाउंडेड नहीं है। इसका मतलब एक स्टार और ये स्टार दोनों ही ग्रेविटेशनली एक दूसरे से बाउंडेशन नहीं रखते हैं। ये बाइनरी सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे होंगे, बिल्कुल नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक, तो ये वाला सिस्टम नहीं है ट्विन स्टार में। ये जो लाइन है ये आपको पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में दिया जा सकता है और ये इनकरेक्ट होगी। दे आर नॉट बाइनरी सिस्टम ऑफ ट्विन स्टार। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है हाउ डू ट्विन स्टार ईट प्लैनेट। ये जो ट्विन स्टार हैं प्लैनेट को कैसे ख़त्म कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, ऑर्बिटल डिस्टर्बेंस। जब तक के ऑर्बिट में स्टेबिलिटी है तब तक के कोई दिक्कत नहीं। ये सन है, आजू बाजू मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, ये अपने ऑर्बिट में मस्त जो है घूम फिर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। द मोमेंट इनका ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाता है तो ये किसके तरफ चले जाएंगे, सन के तरफ चले जाएंगे और सन जो है इन्हें इंजेस्ट कर लेगा। ऐसे ही जो है जो ट्विन स्टार हैं वो सारे के सारे अपने सिबलिंग प्लैनेट्स को क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं। तो ये जो है ऑर्बिटल डिस्टर्बेंस कैसे हो सकता है यार, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई एक लार्जर प्लैनेट है उसके कारण, है ना, आसपास से गुजरे तो हो सकता है कि
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करके जो नॉर्मल रूट है इनका ऑर्बिट जिसमें रिवॉल्व कर रहे हैं उसे डिस्टर्ब कर दे, या फिर कोई एक बहुत बड़ा जो है स्टार आसपास से पास हो जाए, तो वही वेट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण दूसरे प्लैनेट को ही अपनी तरफ खींच सकता है और इसकी ऑर्बिट डिस्टर्ब कर सकता है। ये इसके मेन रीज़न हो जाएंगे। पहले तो ये बहुत अनकॉमन थी, लेकिन जैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं लगभग 8% स्टेलर पेयर्स में पाया गया है कि एक ना एक स्टार जो है उसमें 8% में क्या है, खा रहा है, किसको, अपने सिबलिंग प्लैनेट को ईट कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। इसमें मेन चीज़ आपके लिए क्या है, ये ट्विन स्टार से यार, ट्विन स्टार के बारे में आपको पूछा जा सकता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।